गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, सभी लोग जुड़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। ये 41 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में खूब रिपीट होते हैं, बड़ी मात्रा में आते हैं, ठीक है। ये ओरिजिनल पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आप लोग पढ़ेंगे और अपने अपने आंसर बताते हुए साथ में चलेंगे, ठीक। क्वेश्चन यहाँ पर 41 से स्टार्ट किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो प्रश्न आपको सॉल्व करवा दिए जाएंगे। चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया एक 48 वर्षीय व्यक्ति को सीओपीडी का संदेह है। 48-year-old मैन इज सस्पेक्टेड टू हैव सीओपीडी। एक आदमी है, उसे सीओपीडी है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, इनमें से कौन से टेस्ट की नीड होगी, नीड टू बी द डन टू कन्फर्म द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस को कन्फर्म करने के लिए कौन से टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। एक आदमी है, 48 साल का है, उसे सीओपीडी है। सीओपीडी का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है, ठीक है। एक 48 वर्षीय व्यक्ति को सीओपीडी होने का संदेह है। निदान की पुष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण करने की आवश्यकता है। तो पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा भाई, कौन सा किया जाएगा। एक आदमी है, उसे, वो 48 साल का है, उसे सीओपीडी है, ठीक है। और कौन सा टेस्ट करेंगे जिससे हम डायग्नोसिस को कंफर्म कर पाएँ। तो इसके लिए हम स्पायरोमेट्री टेस्ट करते हैं, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा माना जाएगा, बी विकल्प सही माना जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा 42। एक 55 वर्षीय महिला को होश और बेहोशी में अचानक चले जाने के इतिहास के साथ आपात स्थिति में लाया जाता है। इस स्थिति को के रूप में जाना जाता है या क्या कहते हैं इस स्थिति को, बताइए भाई। ये रहे विकल्प, आप देखिए ये दिए गए हैं। एग्जैसरबेशन दिया गया है, और सिनकोप दिया गया, स्ट्रोक दिया गया, अटैक दिया गया है। एक जो महिला है वो 55 साल की है, ठीक है। 55-year-old वुमेन इज ब्रॉट टू इमरजेंसी, ठीक है, विथ हिस्ट्री ऑफ द सडन लैप्स। उसे आपात की स्थिति में लाया गया है, ठीक है। और वो महिला क्या है, लैप्स इन कॉन्शियसनेस एंड फेंटिंग, मूर्छित हो गई है, ठीक है, कॉन्शियसनेस खो चुकी है। दिस कंडीशन इज नोन एज, इस कंडीशन को हम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, ठीक है। एक महिला होश और बेहोशी में अचानक चले जाने के इतिहास के साथ भर्ती हुई हॉस्पिटल में, तो इसे हम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो इसे सिनकोप बोला जाता है। क्या बोले जाते हैं, सिनकोप। सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा, बी या दूसरा कहेंगे, ठीक है, दूसरा वाला आंसर माना जाएगा। एक महिला है, 55 साल की है, ठीक है, उसे इमरजेंसी वार्ड में लाया गया है, और उसकी हिस्ट्री क्या थी, लैप्स इन द कॉन्शियसनेस, पहले होश में थी, ठीक है, फिर इसके बाद वो मूर्छित होकर गिर पड़ी, ठीक है, या मूर्छित हो गई, ठीक है। तो अब वो उस महिला को क्या कहेंगे, तो इसे सिनकोप बोला जाता है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, सिनकोप बोला जाता है, ठीक है। सही उत्तर दूसरा माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द रूल यूज्ड टू ट्रीट द हाइपोग्लाइसीमिया। एक रूल इस्तेमाल करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए, वो रूल कौन सा है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि बॉडी में आपके ग्लूकोज का स्तर कम है, रेड्यूस है, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का लेवल कम है, ठीक है, ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम है, इसे हाइपोग्लाइसीमिया बोला जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नियम है, आपको बताना है कौन सा नियम है जो हाइपोग्लाइसीमिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। कौन सा नियम हाइपोग्लाइसीमिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। हाइपोग्लाइसीमिया के लिए जो रूल इस्तेमाल करते हैं हम, रूल ऑफ 15 इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी कहेंगे या 4 नंबर उत्तर सही माना जाएगा, ठीक है। हाँ, ये दिया गया, द रूल यूज टू ट्रीट द हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए रूल ऑफ 15 इस्तेमाल करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि रूल ऑफ 9 किस में इस्तेमाल करेंगे, रूल ऑफ 10 किस में इस्तेमाल करते हैं। ये आपके लिए प्रश्न है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम सभी के कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, सभी के कमेंट देखते हैं, ओके। तो रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 10 आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। हाइपोग्लाइसीमिया का जो ट्रीटमेंट करेंगे रूल ऑफ 15 से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा 44। ये लिखा है, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग में मुख्यतः हर्पीज जोस्टर संक्रमण की घटनाएं बढ़ गई हैं या बढ़ जाती हैं, ठीक है। हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन, ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है, हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन, इसके केस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इंसिडेंस इज मेनली इंक्रीज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप। किस एज ग्रुप में हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन के केस बढ़ जाते हैं, हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन के केस बढ़ जाते हैं। कौन सी उम्र में ऐसा होता है, किस उम्र में ऐसा होता है, पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन के केस इंक्रीज होते हैं, हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन के केस बढ़े हुए देखे जाते हैं। आपको बताना है किस में देखने को मिलते हैं, पढ़ लीजिए और उत्तर बताइएगा किस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। तो प्रश्न का सही आंसर है 50 ईयर्स एबव, ठीक है। 50 साल से जो ऊपर के व्यक्ति होते हैं उनमें देखा जाता है हर्पीज। हर्पीज जोस्टर जो इन्फेक्शन देखने को मिलता है वो किस एज ग्रुप में देखा जाता है, ऐसी एज ग्रुप जो 50 साल से ज़्यादा है। कितने वर्ष से ज़्यादा है,
50 वर्ष से ज़्यादा है उनमें देखने को मिलता है, उसमें देखा जाता है। नेक्स्ट है 45, ये लिखा है खसरे से ग्रसित 3 वर्ष के बच्चों को बक्कल म्यूकोसा में, ये लिखा है टेबल सॉल्ट क्रिस्टल जैसे चकत्ते होते हैं जिन्हें कहा जाता है। बकल कैविटी में देखने को मिल रहा है किस बीमारी में? एक 3 साल का लड़का है, 3 साल का बच्चा है, ठीक है, उसके इनर चीक में गाल के अंदर क्या रेसेज बन रहे हैं दाने टाइप में, ये लिखा है टेबल सॉल्ट, जैसे टेबल सॉल्ट होता है इस तरीके से वाइट कलर के या क्रिस्टल नुमा एक संरचना बन रही है गाल के अंदर, और कहाँ पर मेरे रैसेज जो बन रहे हैं ये बकल म्यूकसम बन रहा है, इसको बोला जाता है बकल कैविटी कहा जाता है, ठीक है, अंदर की तरफ बन रहे हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि किस बीमारी में बकल कैविटी में ये सॉल्ट टेबल सॉल्ट क्रिस्टल टाइप के रैसेज देखे जाते हैं? ये रैसेज टेबल सॉल्ट क्रिस्टल टाइप के रैसेज देखे जाते हैं किस बीमारी में देखे जाते हैं? और ये बच्चा 3 साल का है, ठीक है। अब ये रहे विकल्प कॉप्लिक मंगोलियन ग्रेन्यूल्स पोस्ट्यूल्स, बताइए भाई क्या होगा इसका उत्तर? 3 साल का लड़का है और उसमें टेबल सॉल्ट लाइक क्रिस्टल देखने को मिलते हैं, ठीक है, और ये बकल म्यूकसा में देखे जाते हैं। बकल म्यूकसा का मतलब होता है ये अंदर वाला जो गाल होता है ना, बकल कैविटी, ये कॉप्लिक स्पॉट में देखे जाते हैं, ये कॉप्लिक स्पॉट में देखने को मिलते हैं। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा कहेंगे या ऑप्शन बी माना जाएगा? ये कॉप्लिक स्पॉट में ऐसा देखा जाता है, कॉप्लिक स्पॉट में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे 46 नंबर, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से सभी H1N1 के पुष्टिकरण परीक्षण है सिवाय एक, यहाँ पर H1N1 का परीक्षण नहीं है, बाकी सभी H1N1 वायरस को पहचान लेते हैं, उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं, ठीक है, उसको कन्फर्म कर लेते हैं, H1N1 को कन्फर्म करते हैं। एक से कन्फर्म नहीं होता है, आपको बताना किससे कन्फर्म नहीं होता, बाकी सबसे हो जाता है कन्फर्म, ठीक है। हाँ पढ़िए और आंसर बताइए, बाकी सबसे कन्फर्म हो जाएगा, एक से कन्फर्म नहीं होता। पढ़िए और उत्तर बताइएगा। निम्नलिखित में से सभी H1N1 के लिए पुष्टिकरण परीक्षण हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर H1N1, सभी कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं H1N1 के, ठीक है। हाँ H1N1 के सभी कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं, एक नहीं है। तो यह जो CRP दिया गया ये टेस्ट नहीं है, बाकी रियल टाइम RT-PCR ये H1N1 के लिए करते हैं, यही कोरोना के लिए करते हैं। वायरल कल्चर किया जाता है H1N1 के लिए, और ये दिया गया वायरस स्पेसिफिक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज ये भी किया जाता है, पहला दूसरा तीसरा ये तीनों किए जाते हैं H1N1, ये एक वायरस होता है, ठीक है, इसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन ये 47 नंबर पे दिया गया, एक 40 वर्ष के एक रोगी को H1N1 संक्रमण से गंभीर बीमारी है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा लेनी है, ठीक है। H1N1 के लिए जो दवा ली जाएगी वो कौन सी दवा ली जाएगी? हम इसी को बताएं, जो H1N1 वायरस होता है, H1N1 जो वायरस होता है इसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो आप हाँ, तो इसे हम लोग स्वाइन फ्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाइन फ्लू के नाम से हम इसे जानते हैं, समझ में आ रही बात? इसे हम लोग स्वाइन फ्लू कहते हैं। ये लिखा है अ 40-year-old पेशेंट हैड सीवियर इलनेस, एक 40, हाँ ये लिखा है एक 40 साल का एक व्यक्ति है, उसे सीवियर इलनेस है, किसकी? H1N1 इन्फेक्शन हो गया। बताओ भाई ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या होगी? अब आपको इतना पता होना चाहिए कि जो स्वाइन फ्लू होता है इसकी ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या होती है। स्वाइन फ्लू एक बीमारी होती है जो कि खास करके जहाँ पर सुअर वगैरह ज़्यादा रहते हैं, तो इसका जो इसमें जो वायरस होता है ना ये उसमें रहता है, सुअरों में ज़्यादातर रहता है, ठीक है। हाँ तो ये होस्ट के तौर पे सुअरों में रहता है, तो जहाँ पर H1N1 वायरस होगा या कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाएगा, सीवियर इलनेस है, तो एक ड्रग्स इस्तेमाल की जाती है। वो ड्रग्स कौन सी होती है H1N1 के लिए? मतलब देखो पूछना चाहिए था स्वाइन फ्लू के लिए, लेकिन पूछा क्या है, इसका पॉजिटिव एजेंट लगा के पूछा है H1N1। ये स्वाइन फ्लू को कहा जाता है H1N1, समझे? ये स्वाइन फ्लू का वायरस का नाम है H1N1, ये ओसेल्टा मेविर दिया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी या तीसरा वाला बोलोगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में एक बात बताइए मेरे को, ये जो आइसाइक्लोवीर दिया गया ये किसके लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस है? ये जो दिया गया या ये जो 4 नंबर पे दिया गया साइक्लोवीर, ये किसके लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस है? कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे ये किसके लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस है, ठीक है, ये वाली दवा किसके लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस है? कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48, डिप्थीरिया इज काज्ड बाई, डिप्थीरिया कैसे होता है भाई ये बताइए आप? डिप्थीरिया जो होता है वो कैसे होता है? ये बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, बेसिली है, लिपोसोम है, क्या है ये? पढ़ लीजिए भाई, डिप्थीरिया क्या है? डिप्थीरिया इज काज्ड बाई, हाँ डिप्थीरिया क्या है ये पूछा गया प्रश्न है। ये बेसिली है, क्या है? बेसिली बैक्टीरिया जितने भी होते हैं रॉड के आकार के होते हैं, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा माना जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ये बैक्टीरिया है तो वायरस तो था ही नहीं, फंगस है ही नहीं, लिपोसोम है ही नहीं, वायरस में संदेह था, तो ऑलरेडी ये जो बेसिली वर्ड होता है ये बैक्टीरिया वाले होते हैं सब। कितने होते ये किस में होते हैं? बैक्टीरियम। तो डिप्थीरिया का क्या होता है?
माइकोबैक्टीरियम डिप्थरी होता है। क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम डिप्थरी, ठीक है। ये एसिड फास्ट बोले जाते हैं, इन्हीं को एसिड फास्ट कहा जाता है। रॉड के आकार के होते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा ध्यान दीजिए, जो भी स्टूडेंट एएनएम की क्लासेज लेना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स परचेज करना चाहते हैं, जीएस इंडिया में पढ़ना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ एमपीडब्ल्यू के लिए पढ़ना चाहते हैं, एएनएम के लिए यूपी ट्रिपल एससी, एएनएम के लिए रिकॉर्डेड क्लासेज या पीडीएफ नोट्स परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे। अपना नाम, जिले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। आपको लेटेस्ट डेटा दिया जाएगा, लेटेस्ट चीज़ें सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा बेहतरीन अच्छे लेवल में। हमारे द्वारा पढ़ाया गया क्वेश्चन एग्जाम्स में खूब आते हैं, बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये नंबर जो आपकी स्क्रीन पर दिया गया, आप इसी नंबर पर संपर्क करेंगे, अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। 6306782918 ये नंबर हमारा व्हाट्सअप नंबर है। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर, कॉलिंग नंबर, इसी नंबर पे आप अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे। अगर आप एएनएम के लिए रिकॉर्डेड क्लासेज लेना चाहते हो, आपके पास समय नहीं है, ड्यूटी करते हैं, घर में काम है, शादी हो चुकी है, या आपके पास टाइम ही नहीं मिलता, तो आप सोचते हैं कि अपने अकॉर्डिंग सिलेबस पढ़ेंगे, तो आप रिकॉर्डेड क्लासेज ले लीजिए, या आप पीडीएफ नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। एएनएम के लिए भी, छत्तीसगढ़ एमपीडब्ल्यू, एमपीएचडब्ल्यू के लिए भी क्लासेज वगैरह आप परचेज कर सकते हो जीएस इंडिया में। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर, कॉलिंग नंबर भी है, ठीक है। इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे, अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। 630668 ठीक, हाँ, इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49, पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। यहाँ पर पूछा गया, अकॉर्डिंग टू आईएमएनसीआई एक स्ट्रेटजी है, प्रोग्राम है, चिल्ड्रंस के लिए है, ठीक है, जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं। ये लिखा है, अकॉर्डिंग टू आईएमएनसीआई इन चाइल्ड एज 2 मंथ एंड अप टू 5 ईयर, 2 से 5 साल के जो 2 महीने से लगा के 5 साल तक के जो बच्चे हैं, इफ़ द चाइल्ड इज अनेबल टू ड्रिंक, यदि बच्चा कोई भी चीज़ पीने में अनेबल है, नहीं पी पाता, हैविंग कन्वल्जन, उसे क्या है, कन्वल्जन है, ठीक है, दौरे, ऐंठन वगैरह है, सीवियर माल न्यूट्रिशन है बच्चे को, तो लिखा है द चाइल्ड एज, तो इस बच्चे को क्या है ये पूछा जा रहा है। निमोनिया है, ये लिखा है, वेरी सीवियर डिसीज है, स्टेटस इपिलेप्टिकस का है, निमोनिया है, क्या दिक्कत है इसको, बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, क्या कंडीशन है, हाँ, ये पूछा जा रहा है, क्या समस्या है बच्चे को। पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। अकॉर्डिंग टू आईएमएनसीआई के अकॉर्डिंग 2 से 5 वर्ष तक के बच्चे में अगर पीने में असमर्थ है, ठीक है, उसे ऐंठन होती है, गंभीर कुपोषण है, तो बच्चे में क्या हो सकता है, बच्चे में कौन सी समस्या हो सकती है, कुपोषण भी है, बच्चे में कोई भी चीज़ पीने में असमर्थ है, दिया जाता है, पी नहीं पा रहा है, समझे, हाँ, कन्वल्जन वगैरह है, तो ये वेरी सीवियर डिजीज़ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेरी सीवियर डिजीज़। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा, ठीक है। आप हमें बताएंगे निमोनिया का बैक्टीरिया कौन सा होता है जिस वजह से निमोनिया हो जाता है। ये तो बैक्टीरियल डिसीज़ है निमोनिया, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। आपको बताना है निमोनिया किस बैक्टीरिया से हो जाता है, जो ज़्यादातर लोगों में होता है, ठीक है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये बात कि किस बैक्टीरिया से निमोनिया हो जाता है। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 50 नंबर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर, गर्भावस्था के दौरान निप्पल के आसपास पाए जाने वाले हाइपरट्रोफाइड सीबेसियस ग्लैंड्स को कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये हाइपरट्रोफाइड सेबेसियस ग्लैंड फाउंड इन द सराउंडिंग ऑफ द निपल्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आर नेम्ड एज। प्रेगनेंसी के दौरान कह रहा है कि ये हाइपरट्रोफाइड सीबेसियस ग्लैंड के आसपास कुछ देखने को मिलता है, इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। फीमेल बॉडी स्ट्रक्चर्स ये होती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर निपल्स के आसपास क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखने को मिलता है, इसे बोला जा रहा है कि इसे क्या कहते हैं, हाँ, डेसिडुआ बोलते हैं, गुडलसाइन बोलते हैं, सेकेंडरी एरोला बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हाइपरट्रोफाइड सेबेसियस ग्लैंड फाउंड इन सराउंडिंग ऑफ द निपल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर नेम्ड एज। बताइए भाई, इसे क्या बोला जाता है, हाइपरट्रोफाइड सेबेसियस ग्लैंड फाउंड इन सराउंडिंग ऑफ द निपल्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आर नेम्ड एज, इसे क्या बोला जाता है। गर्भावस्था के दौरान निपल के आसपास पाए जाने वाले हाइपरट्रोफाइड सेबेसियस ग्लैंड्स को इस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर आप पढ़ेंगे 50 और आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर क्या माना जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िए और उत्तर बताइएगा, 50 का आंसर क्या मानेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो क्वेश्चन नंबर 50 है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसे मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स बोला जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो फीमेल के जो ब्रेस्ट होते हैं, निपल होती है, निपल का अगल बगल वाला एरिया हल्का सा ब्लैक टाइप में, ब्लैक ब्राउन टाइप में होता है, ब्राउन टाइप में, ठीक है। इसमें क्या होता है, हल्का हल्का एक एरिया, हाइपरट्रोफाइड का मतलब है कुछ उठा उठा सा रहता है, निपल जैसे ये है निपल, ठीक है।
तो ये जैसे निपल हो गया, तो निपल के पास का जो एरिया होता है ना, यहाँ पर कुछ उठा उठा सा मसल्स टाइप में रहता है, ठीक है। ये जैसे कि सेबेसियस ग्लैंड टाइप में को ऐसा लगता है कुछ उठ गया निपल के आसपास, इसी को मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स बोला जाता है, समझे। मोंटगोमरी ट्यूबरकल बोला जाता है निपल के आसपास। ये जैसे ये निपल से, तो निपल के आसपास ऐसे ऐसे उठा उठा सा रहता है, ये ब्लैक एंड ब्राउन वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, इसी को बोला जाता है मोंटगोमरी कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा माना जाएगा। आप हमें बताएंगे ये जो डेसिडुआस दिया गया है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, डेसिडुआ क्या होता है, आप हमें बताएंगे। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि जो गुडल साइन देखे जाते हैं प्रेगनेंसी में कितने सप्ताह में देखे जाते हैं, जो गुडल साइन देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी के कितने सप्ताह में गुडल साइन देखे जाते हैं, प्रेगनेंसी के कितने सप्ताह पर गुडल साइन देखे जाते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस सप्ताह में देखे जाते हैं प्रेगनेंसी में गुडल साइन देखे जाते हैं, ठीक है। हाँ, मोंटगोमरी आप जान ही गए, डेसिडुआ आपसे मैंने पूछ लिया है, ठीक है। गुडल साइन भी मैंने आपसे पूछा है कि गुडल साइन ये प्रेगनेंसी में देखे जाते हैं, ठीक है। हाँ, प्रेगनेंसी में देखे जाते हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कितने सप्ताह में प्रेगनेंसी में देखने को मिलते हैं गुडल साइन, ठीक है। तो अभी हम यहीं तक पढ़ाएंगे क्योंकि अभी हम थोड़ा सा बाहर हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी हम यहीं तक पढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी आपको अन्य क्लासेज वगैरह जल्द ही हम आपको रात्रि में कल शाम तक सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। बड़ी मात्रा में क्लासेज ANM MPW जिनके एग्ज़ाम CG MPW के लगे हुए हैं, ANM के एग्ज़ाम्स लगे, UP SSC CG ANM झारखंड, ANM बिहार, ANM BTSC वगैरह, MPHW के एग्ज़ाम्स वगैरह सबके लिए रिकॉर्डेड डेटा वगैरह तैयार है हमारा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज बेहतरीन और अच्छी तरीके से तैयार किया गया है। अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेज लेना चाहते हैं, लाइव क्लासेज लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। अगर टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो आप केवल PDF नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डेटा तैयार किया गया है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, बेहतरीन अच्छी तरीके से PDF को मेंटेन किया गया है। इसमें प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो आप रिकॉर्डेड क्लासेज PDF नोट्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है, जिनके एग्जाम अभी लगे हुए हैं। अगर नहीं आप रिकॉर्डेड क्लासेज लेना चाहते तो कम फीस में भी आप PDF नोट्स वगैरह परचेज कर सकते हो GS इंडिया। और GS इंडिया के द्वारा पढ़ाया गया सिलेबस एग्जाम्स में खूब आता है, बड़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देखेंगे, जैसे क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं ना आपको, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं हमारे पढ़ाए द्वारा, क्वेश्चन एग्जाम्स में खूब आते हैं। आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे, हमारा WhatsApp नंबर है, गूगल पे भी है, फ़ोनपे भी है, पेटीएम नंबर है। अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें WhatsApp करेंगे। CG MPW ANM UP SSC ANM BTSC झारखंड छत्तीसगढ़ CG ANM MPW की रिकॉर्डेड क्लासेज PDF नोट्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। हम काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, कई वर्ष हो गए हमको पढ़ाते हुए, ठीक है। तो इसलिए हमारा अनुभव काम आता है। जिस तरीके के हम क्वेश्चन डिजाइन करके देते हैं उस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप हम हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जो IMNCI दिया गया है इसका पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। ये अभी एग्जाम्स में पूछा गया था, राजस्थान की परीक्षा में, UP SSC में पूछा जा चुका है, यही क्वेश्चन पूछा गया था परमानेंट स्टाफ नर्स में। एक ही क्वेश्चन कई सारी परीक्षाओं में आता है, समझे, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। IMNCI का पूरा नाम है क्या होता है, ठीक है। और IMNCI स्ट्रेटजी भारत में कब स्टार्ट की गई थी, ठीक है। आप हमें कमेंट बॉक्स में इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। जितने प्रश्न हम पूछते हुए एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी अनुभव है इन प्रश्नों का कि एग्जामिनर कौन से प्रश्न डिजाइन करता है। ऑलरेडी हम आर्मी में भी टीचर है, चूँकि हमारा काम ही होता है पेपर डिजाइन करना, पेपर बनाना, तो मुझे अच्छी तरीके से नॉलेज रहा है, ठीक है, इन सब चीज़ों का। ओके, बाय, टेक केयर्स, बाय, जय हिंद, सी यू, बाय, टेक केयर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, सभी लोग जुड़ जाएंगे, गुड इवनिंग। और यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन पेपर है, हम लोग यहाँ पर ANM का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके ANM MPW या अन्य एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जिनकी स्टाफ नर्सेज CHU के एग्जाम्स है। UP SSC ANM एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बड़ी मात्रा में पूछे जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे एग्जाम्स में बड़ी मात्रा में रिपीट होने वाले प्रश्न है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, कंगारू माता देखभाल के लाभ निम्नलिखित सभी हैं, एक नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है, बाकी सभी लाभ हैं, ठीक है। आप पढ़ लेंगे और उत्तर बताएंगे, ठीक। बेनिफिट्स ऑफ कंगारू मदर केयर और ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यहाँ पर सभी कंगारू माता देखभाल के लाभ निम्नलिखित हैं, सभी हैं, लेकिन एक को छोड़ करके एक नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने प्रश्न पढ़े थे। तो यहाँ पर जो उत्तर माना जाएगा, तो कंगारू मदर केयर के जो लाभ होते हैं, इम्प्रूव्स मदर बेबी बॉन्ड, माँ और बच्चे का बॉन्ड अच्छा होता है, इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, ये भी बात सही है, कीप्स बेबी वार्म्स, बच्चे को गर्म रखा जाता है, इंक्रीज इन्फेक्शन, ये बात गलत है। तो सही उत्तर क्या माना जाएगा, C या तीसरा आप कह सकते हो, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नए प्रश्न है, अब आप पढ़ेंगे यहाँ पर, गर्भवती महिला को गर्भावस्था के निम्नलिखित में से किस महीने में 2 बार प्रसव पूर्व क्लिनिक में जाना चाहिए।
पढ़ लीजिएगा, प्रेग्नेंट वुमेन शुड विजिट एंटीनेटल क्लिनिक। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसे विजिट करना चाहिए एंटीनेटल क्लिनिक में 1 महीने में 2 बार। अब ये पूछा जा रहा है कि किस महीने में ऐसा करना चाहिए, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ, किस महीने में प्रेगनेंसी के किस महीने में महिला को 2 बार विजिट करना चाहिए। वो कौन सा महीना होगा जब महिला को 2 बार विजिट करना चाहिए। ये ऑलरेडी पेपर है, क्वेश्चन पेपर है जो आप पढ़ रहे हैं, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो आप पढ़ेंगे और अपने अपने आंसर बताएंगे। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। तो किस महीने में गर्भवती महिला को 2 बार विजिट करना चाहिए, तो सही आंसर माना जाएगा 8वें महीने में। कौन से महीने में? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 8वें महीने में विजिट करना चाहिए, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगर कोई महिला गर्भवती होती है और वो प्रेगनेंसी के 8वें महीना में है, कौन से महीना में? 8वें महीना में, तो उसे 8वें महीना में 2 बार विजिट करना चाहिए। कितनी बार विजिट करना चाहिए? 2 बार विजिट करना चाहिए। समझ में आ रही बात? उसे 2 बार विजिट करना चाहिए। तो सही उत्तर ऑप्शन तीसरा या सी वाला माना जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये दिया गया है द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर और ऑल ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर एंटीनेटल केयर के सभी उद्देश्य हैं सिवाय एक के। एक नहीं है, वही आपको बताना है। आप हिंदी में अगर देखना चाहते हैं हिंदी में देख लीजिए। एंटीनेटल केयर का मतलब क्या होता है? ऐसी केयर जो प्रेगनेंसी के दौरान की जाती है, समझे, ऐसी देखभाल जो प्रेग्नेंट लेडी की प्रेगनेंसी के दौरान की जाती है, इसे बोला जाता है एंटीनेटल केयर। तो इसके सभी उद्देश्य हैं, एक को छोड़ करके। एक नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। टू प्रिवेंट एडोलसेंट प्रेगनेंसी, एडोलसेंट प्रेगनेंसी को रोकना, ये कोई उद्देश्य है क्या? एडोलसेंट का मतलब है ऐसी लड़कियां जो 10 से 19 साल की हैं, अकॉर्डिंग टू WHO। क्या इनकी प्रेगनेंसी को रोकना, क्या ऐसा कोई उद्देश्य है क्या एंटीनेटल का? कोई उद्देश्य नहीं, जो प्रेग्नेंट है उसकी देखभाल की जाएगी। समझ में आ रही बात आपको? टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द मदर, माता को सुरक्षित रखना, माता की हेल्थ को प्रमोट करना, ठीक है, ये उद्देश्य है एंटीनेटल केयर का। टू प्रिवेंट एडोलसेंट प्रेगनेंसी, गलत, बहुत गलत लिखा है। टू रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, यहाँ पर दिया गया टू रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करना, ये उद्देश्य है। टू अटेन अंडर 5 एकम्पनाई दी मदर, माता के साथ आने वाले 5 तहत देखभाल करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सम्मिलित हैं, ये सारी चीज़ें सम्मिलित हैं टू प्रिवेंट एडोलसेंट प्रेगनेंसी। अब कोई कर दिया एडोलसेंट को प्रेग्नेंट, तो उसमें ये नहीं कि उसकी एंटीनेटल केयर नहीं की जाएगी, समझे, तो ये चीज़ गलत है। बाकी सभी उत्तर सिवाय करके था, तो सही उत्तर दूसरा माना जाएगा। आप कहेंगे कि बी वाला उत्तर सही है, ठीक है, बी वाला उत्तर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, गर्भावस्था के 20 सप्ताह में गर्भाशय का कोष निम्न पर स्पर्शनीय होता है। एट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यूट्राइन फंडस इज पल्पेबल एट, 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी में हम यूट्राइन जो फंडस है इसे महसूस करेंगे। आपको बताना है कहाँ पर महसूस करेंगे। एट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यूट्राइन फंडस इज पल्पेबल एट, हम कहाँ पर महसूस करेंगे इसे? गर्भावस्था के 20 सप्ताह में गर्भाशय का कोष जो हम स्पर्श करेंगे, महसूस करेंगे, वो कहाँ पर करेंगे? ये देखिए, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो यूट्राइन फंडस की हाइट वगैरह ऑलरेडी आपको पता ही है, सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं। तो ये लोअर बॉर्डर ऑफ द अम्बाइलिकल, अम्बाइलिकल्स के जस्ट नीचे, थोड़ा सा अम्बाइलिकल के जैसे ये नाभि होती है ना, ये प्यूबिक हेयर होते हैं, ठीक है। तो बच्चा जो होगा वो यहाँ पर होगा, ऐसे करके नाभि के जस्ट नीचे। ये जो ढुढ़िया देख रहे हैं ना, ठोड़ी, हाँ, ठोड़ी के जस्ट नीचे देखा जाएगा, इसके नीचे देखने को मिलेगा, जो कि आप देख रहे हो जस्ट बिलो द सिफिस्टर्नम। सिफिस्टर्नम का मतलब है छतिया के पास, नहीं, यहाँ पर नहीं छुएगा, समझे, यहाँ पर छूता है 36-38 सप्ताह पर, ठीक है। ये लिखा है एट द लेवल ऑफ द सिफिस्टर्नम, सिफिस्टर्नम के जस्ट लेवल पर होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो ये ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के बोन में सिफाइड प्रोसेस होता है, क्या इसको इसके बराबर होता है? नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। एब्डोमिन पर, पेट का मतलब होता है क्या ये पेट पर रहेगा, ठीक है, एब्डोमिन शीर्ष पर, नहीं, ये भी गलत है। सही उत्तर जो दिया गया है तो नाभि के जस्ट नीचे रहेगा। कहाँ पर रहेगा? नाभि के जस्ट नीचे रहेगा। ये नाभि है, इसके नीचे देखा जाएगा, यहाँ पर बच्चा रहेगा, समझे, इस जगह पर महसूस किया जाएगा। तो सही उत्तर दूसरा माना जाएगा। आप कहेंगे कि बी विकल्प सही है, समझे, बी उत्तर सही माना जाएगा, ठीक है। ये पेपर है, एग्जाम्स में खूब बड़ी मात्रा में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक परीक्षा के क्वेश्चन दूसरे परीक्षा में पूछे जाते हैं, बड़ी मात्रा में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। इम्यूनोग्लोबुलिन जो नवजात को आंत्र संक्रमण से बचाता है, द इम्यूनोग्लोबुलिन विच प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न अगेंस्ट इंटेरिक इन्फेक्शन इज, एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो नवजात शिशु को
इंटेरिक इन्फेक्शन से बचाता है। आपको बताना है वो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है। ये दिए गए हैं इंटेरिक इन्फेक्शन से बचाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन आपको ढूंढना है। ढूंढ लीजिए और आंसर बताइए। अभी हम लोग यहाँ से प्रश्न पढ़ रहे हैं, फिर आपको 1 नंबर से रिवीजन करा देंगे, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन जो नवजात शिशु को आंत्र संक्रमण से बचाता है, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होगा? तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। ये इंटेरिक इन्फेक्शन से बचाता है। किससे बचाता है? इंटेरिक इन्फेक्शन से बचाता है। समझ में आ रही बात? ये आपको किससे बचाएगा? इंटेरिक इन्फेक्शन से बचाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। इम्यूनोग्लोबुलिन विच प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न अगेंस्ट इंटेरिक इन्फेक्शन, ये इंटेरिक इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। 3 वर्ष के बच्चे के लिए हर 6 महीने में एक बार मौखिक रूप से दिए जाने वाले विटामिन ए की अनुशंसित खुराक है। आपको बताना है, एक 3 वर्ष का बच्चा है और उसे हर महीने विटामिन ए देना है। आपको बताना है कितना देंगे विटामिन ए। द रिकमेंडेड डोजेज ऑफ विटामिन ए सप्लीमेंट टू बी एडमिनिस्टर्ड ओरली वंस, एक बार, इन एवरी 6 मंथ। हम प्रत्येक 6 महीने में 3 साल के बच्चों को विटामिन ए देते हैं। आपको बताना है कितना कितना देते हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। विटामिन ए देते हैं तो कितना कितना देंगे, पढ़ लीजिएगा और आंसर बताइएगा, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। द रिकमेंडेड डोजेज ऑफ विटामिन ए, तो प्रश्न का सही आंसर है 2 लाख आयु दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 2 लाख आयु। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। ए इज द राइट आंसर। 3 वर्ष के बच्चे के लिए हर महीने जो हम देंगे, कोई भी बच्चा होता है, ठीक है, पहला डोज जो होता है वो 1 लाख आयु होता है, ठीक है, पहला डोज, जो कि 9 महीने पर दिया जाता है। कितने महीने में देते हैं? 9 महीने में। 9 महीने के बाद फिर 6 महीने में, 15 का महीना या 16 महीना के आसपास देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जितना देंगे 3 साल 5 साल तक जो देंगे, तो वो 6 महीने में देते हैं। कितने महीने का गैप होता है? 6 महीने का गैप होता है। और कितना दिया जाता है? 2 ml दिया जाता है। 2 ml को क्या कहते हैं? 2 लाख आयु बोला जाता है। कितना बोला जाता है? 2 लाख आयु, जैसे कि विकल्प डी में ये चौथे नंबर पर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 31। इन चिल्ड्रंस विथ डायरिया द मेन एम ऑफ ORS थेरेपी इज टू, दस्त से पीड़ित बच्चे में ORS थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? दस्त से पीड़ित बच्चे में ORS थेरेपी का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपसे पूछा जा रहा है। आप बताइए क्या है दस्त से पीड़ित? एक बच्चा है, उसे डायरिया हुआ है, ठीक है, तो ये लिखा है मेन एम, मुख्य उद्देश्य है। ORS थेरेपी अगर बच्चों को देते हैं तो क्या रोकना चाहते हैं हम? तो प्रश्न का सही आंसर ये सभी। प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण रोकेंगे। रेड्यूस मोर्टेलिटी, मृत्यु दर को रोका जाएगा। टू करेक्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डिफिसिट, मतलब ये होता है कि जो पानी है उसमें अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है, कम है, असंतुलित है, तो उसे संतुलन में लाया जाता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट की कमी पाई जाती है, उससे पूरा किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। ORS में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं, सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो मृत्यु दर को रोका जाता है, डिहाइड्रेशन को रोका जाता है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस किया जाता है, मतलब उसमें मिनरल्स वगैरह दिए जाते हैं, मिलाए जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी इज गिवेन एट, हेपेटाइटिस बी की पहली खुराक निम्न पर दी जाती है। हेपेटाइटिस बी की पहली खुराक कब देते हैं? पढ़िए और आंसर बताइए। हेपेटाइटिस बी की जो हम पहली खुराक देते हैं वो कब देते हैं? हेपेटाइटिस बी की पहली खुराक पढ़ लीजिएगा और आंसर बताइएगा। हेपेटाइटिस बी की पहली खुराक देते हैं, तो प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा ये जन्म पर देते हैं, एट बर्थ, ठीक है, जन्म पर दिया जाएगा। पहला उत्तर माना जाएगा। ऑप्शन ए कहो या फर्स्ट कहो, ठीक है। हेपेटाइटिस बी आपके लिए क्वेश्चन है। हेपेटाइटिस बी का जो जन्म के समय डोज होता है, डोज, ठीक है, वो कितना डोज देते हैं, ठीक है। हाँ, किस रूट के माध्यम से हेपेटाइटिस बी को लगाया जाता है? हेपेटाइटिस बी को जो लगाते हैं वो किस माध्यम से लगाया जाता है? नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्लग्रा किसकी कमी के कारण होता है? प्लग्रा इज काज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, प्लग्रा किसकी कमी के कारण होता है? पढ़िए और आंसर बताइए। प्लग्रा एक बीमारी है जो कि किसकी कमी के कारण होती है, ठीक है। पढ़ते रहिए और अपने अपने आंसर बताते रहिए। प्लग्रा एक डिजीज़ है, बीमारी है, किसकी कमी के कारण होती है? तो प्लग्रा नियासिन की कमी के कारण होता है। प्रश्न नंबर दूसरा सही माना जाएगा। क्या होगा? बी विकल्प सही माने जाएंगे। बी इज द राइट आंसर। प्लग्रा इज काज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, प्लग्रा जो होता है ये नियासिन की कमी के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DPT वैक्सीन, DPT वैक्सीन लगाने का जो प्रशासन मार्ग है वो कौन सा मार्ग होता है? DPT इंजेक्शन लगाने का जो मार्ग है
पढ़िए और आंसर बताइए। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी वैक्सीन इज। डीपीटी वैक्सीन लगाने का जो रूट है वो आपसे पूछा जा रहा है। डीपीटी की टीके के प्रशासन का मार्ग कौन सा होता है? डीपीटी के प्रशासन का मार्ग तो इंट्रामैस्कुलर होता है। सही उत्तर तीसरा माना जाएगा, सी वाला आंसर सही माना जाएगा। डीपीटी जो वैक्सीन होती है, ठीक है, हाँ, ये कैसे देते हैं? तो ये आईएम रूट के माध्यम से दिया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए जो आईएम इंजेक्शन होते हैं वो कितने डिग्री पर लगाए जाते हैं। हाँ, इनका जो कोण होता है कितने डिग्री पर ये अप्लाई किए जाते हैं, आईएम इंजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 35 नंबर, पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 35, ये क्वेश्चन एएनएम में खूब रिपीट होते हैं, बड़ी मात्रा में आते हैं, समझे। आप इनकी प्रैक्टिस कर लो, बड़ी मात्रा में आएंगे, यही प्रश्न आएंगे, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, खूब बड़ी मात्रा में आते हैं, ठीक है। तो मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा पढ़ा करो। मॉडल नहीं, ये तो ओरिजिनल पेपर है, मॉडल पेपर भी कह सकते हो। शिशुओं में हेपेटाइटिस बी के टीके के लिए सबसे पसंदीदा टीकाकरण स्थल है। हेपेटाइटिस बी जो दिया जाता है कहाँ पर लगाया जाता है? सबसे पसंदीदा साइट पूछी जा रही है। द मोस्ट प्रीफर्ड वैक्सीनेशन साइट फॉर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इन इन्फेंट एज। द मोस्ट प्रीफर्ड वैक्सीनेशन साइट फॉर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इन इन्फेंट। मोस्ट प्रीफर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बच्चों में लगाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छी साइट मानी जाती है वह वेस्टर्स लटलिस मानी जाती है। सही उत्तर बी माना जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। आप लोग अपने नोट्स वगैरह बनाया करो, थोड़ा बहुत लिखा करो, प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर दिया गया द मोस्ट प्रीफर्ड वैक्सीनेशन साइट फॉर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज इन्फेंट। तो इन्फेंट में जो हेपेटाइटिस बी लगाया जाता है वो वेस्टर्स लटलिस साइट सबसे बेस्ट माना जाता है। दूसरा वाला आंसर सही माना जाएगा। बी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। बी इज द राइट आंसर। पेंटावलेंट वैक्सीन इज गिवन एट। जो पेंटावलेंट वैक्सीन होता है इसको दिया जाता है। हाँ, तो पेंटावलेंट वैक्सीन कब देते हैं? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 36, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। पेंटावलेंट वैक्सीन दिया जाता है, कब दिया जाता है पेंटावलेंट वैक्सीन? मैंने इसके लिए पिन कोड याद कराया था आपको, 6-10-14। 6-10-14 सप्ताह पर दिया जाता है। कब दिया जाता है? 6-10-14। तो 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह। सही उत्तर तीसरा माना जाएगा, या सी वाला उत्तर सही माना जाएगा, ठीक है। पेंटावलेंट वैक्सीन 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह। ऑप्शन माना जाएगा तीसरा वाला सही माना जाएगा। तीसरा उत्तर सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन WIFS प्रोग्राम इज मींट फॉर। यहाँ पर दिया गया है साप्ताहिक आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन कार्यक्रम निम्न के लिए है। आपको बताना है किसके लिए। वीकली आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोग्राम जो है ये किसके लिए, इसका मतलब क्या है? वीकली आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दिया जाता है, ये किसके लिए दिया जाता है? पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा किसके लिए दिया जाता है वीकली वाला जो दिया जाता है। पढ़िए और आंसर बताइएगा। एडोलसेंट गर्ल लैक्टेटिंग मदर के लिए, एडोलसेंट बॉयज प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। तो सही उत्तर एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल दोनों के लिए देते हैं, ठीक है। सही उत्तर चौथा माना जाएगा, या डी वाला माना जाएगा। डी या चौथा कह सकते हो, ठीक है। तो आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दिया जाता है, ठीक है, और ये वीकली प्रोवाइड करते हैं। तो ये लड़का लड़की दोनों को प्रोवाइड करते हैं, समझे। ये किसे दिया जाता है? लड़का लड़की दोनों को दिया जाता है। एडोलसेंट, एडोलसेंट की एज क्या होती है? तो 10 से 19 वर्ष माना जाता है। ये क्वेश्चन राजस्थान के एग्जाम्स में आया था, अभी जो परीक्षा हुआ था CHO का उसमें भी आया था। ANM के एग्जाम्स में पूछा गया है, स्टाफ नर्स के एग्जाम में आया है कि बताओ भाई एडोलसेंट का एज ग्रुप क्या होता है? 10 से 19 साल अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो किन लोगों को आयरन और फॉलिक एसिड साप्ताहिक दिया जाता है? एडोलसेंट, जो किशोर लड़के लड़कियां होते हैं, वो लड़कियों की उम्र लड़कियों को क्या होती है? 10 से 19 साल के होते हैं, ठीक है। सही उत्तर चौथा या डी वाला माना जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आयरन और फॉलिक एसिड की खुराक निम्न पर प्रदान करता है। कब प्रदान करता है? द एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम, जो एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम है, प्रोवाइड करता है आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कब करता है। ये रहे विकल्प, सभी दिन करता है, दिन फिक्स होते हैं इसके, कब करता है? पढ़ लीजिए और उत्तर बताइए। तो हाँ, चलिए। तो किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आयरन और फॉलिक एसिड की खुराक निम्न पर प्रदान करता है। तो ये फिक्स्ड डे होता है इसका, एवरी वीक, ये प्रत्येक सप्ताह प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिक्स्ड डे इसका हर हफ्ते एक निश्चित दिन होता है, उस दिन प्रोवाइड करता है। सही उत्तर दूसरा माना जाएगा। आप कहेंगे विकल्प बी सही है। कौन सा उत्तर सही है? विकल्प बी सही है।
ऑलरेडी अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ाया है कि ये जो आयरन फॉलिक एसिड दिया जाता है लड़का लड़कियों को देते हैं, एडोलसेंट किशोर अवस्था में जो लड़के लड़कियां होते हैं किशोर अवस्था में उनको दिया जाता है, और ये वीकली देते हैं। तो हमारा उत्तर कौन सा माना जाता है भाई? वीकली माना जाता। और देखो वीकली किस में लिखा है? किसी में सभी दिन देते हैं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। सही उत्तर क्या है? ये लिखा है एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह में देते हैं। भाई ये तो ऐसे ही कॉमन सा था, ऊपर रीजनिंग से भी सॉल्व कर लेते अपना दिमाग लगा के, समझे ना भी आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन ये ब्रांडेड क्वेश्चन एग्जाम्स में खूब रिपीट होंगे ये प्रश्न। ये लिखा है किशोरों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और कृमि संक्रमण के नियंत्रण के लिए अल्बेंडाजोल दिया जाता है। अल्बेंडाजोल जो टैबलेट होती है कब देते हैं बताओ भाई? 3 महीने में देते हैं। ये लिखा है वंस एवरी 3 मंथ में, ट्विस अ ईयर, वर्ष में 2 बार दिया जाता है, वर्ष में 1 बार दिया जाता है, वंस अ ईयर। टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द एडोलसेंट फॉर कंट्रोल ऑफ हेलमिनिस इन्फेक्शन टैबलेट अल्बेंडाजोल इट एडमिनिस्टर्ड। जो टैबलेट अल्बेंडाजोल होती है इसको दिया जाता है। आपको बताना है इसको कब दिया जाता है। पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। टैबलेट अल्बेंडाजोल देते हैं तो कब देते हैं टैबलेट अल्बेंडाजोल? हाँ, पढ़ते रहेंगे और अपने अपने आंसर बताते रहेंगे। टैबलेट जो अल्बेंडाजोल दिया जाता है ये वर्ष में 2 बार देते हैं, 6 महीने में दिया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी या दूसरा माना जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, ध्यान दीजिएगा। तो टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द एडोलसेंट एंड कंट्रोल ऑफ हेलमेथिक्स इन्फेक्शन, तो अल्बेंडाजोल जो टैबलेट देते हैं 6 महीने में दिया जाता है। ट्विस ईयर का मतलब होता है वर्ष में 2 बार दिया जाता है, ठीक है, वर्ष में 2 बार दिया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा माना जाएगा, बी उत्तर सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ये लिखा है आकार को सीमित करने और जन्मों के बीच के अंतराल को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका निम्न द्वारा है। आपको बताना है कौन सा तरीका है। द ओनली वे टू लिमिट द साइज एंड कंट्रोल द इंटरवल बिटवीन द बर्थ इज बाई। यहाँ पर बर्थ के बीच में स्पेस रखना है, जरूरी नहीं कि 2 4 5 बच्चे एक साथ कर दिए, ठीक है। एक गोद में खेल रहा है, एक पापा लेके गए हैं, एक मम्मी लेके गई हैं, तो मतलब थोड़ा सा स्पेस रखना है, ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है कि किस प्रोग्राम के तहत या किसके तहत हम बच्चों में स्पेस कर सकते हैं, समझे। हाँ, बच्चों में जो स्पेस किया जाएगा वो किसके तहत कर सकते हैं? बच्चों में स्पेस होना चाहिए, ठीक। तो किसके तहत स्पेस होगा? तो फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन के कई सारे कार्यक्रम हैं, ठीक है, तो वो अपनाए जाएंगे, ठीक है। और 2 बच्चों के बीच में कितने साल का डिफरेंस होना चाहिए कम से कम? तो 3 साल का होना चाहिए। कितने वर्ष का होना चाहिए? 3 साल का। अगर 2 बच्चे आप पैदा करना चाहते हो तो एक पहला हो जाना चाहिए, फिर इसके बाद दूसरा तीसरे वर्ष, 3 वर्ष के बाद करें, ठीक है। ये गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 बच्चों के बीच में कितना अंतराल होना चाहिए, तो आपका आंसर होगा 3 वर्ष का अंतराल होना चाहिए, ठीक है। हाँ, साधु ना बन जाना कि 20 साल का अंतराल होगा, पता चला अभी बच्चा ही नहीं हो रहा है। 3 साल का अंतराल होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक। बाकी आजकल मानते कहाँ हैं लोग बाग, जानते तो है ये सब लोग, कहते सब कर दें लगातार। तो फैमिली प्लानिंग के तहत क्या होता है कि जन्म अंतराल में थोड़ा सा इंटरवल दिया जाता है, साइज, परिवार साइज वगैरह कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है, आजकल लोग इतना जुनूनी हो गया है, वो रात दिन लगा ही रहता है इसी में। मिजल्स इज काज्ड बाई, खसरा निम्न के कारण होता है। खसरा आपको बताना है किसके कारण होता है। खसरा, खसरा निम्न के कारण होता है। पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। खसरा निम्न के कारण होता है। सभी लोग पढ़ते रहेंगे और अपने अपने आंसर बताते रहेंगे। खसरा निम्न के कारण होता है, ठीक है। पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ जो खसरा पूछा गया है, खसरा इज काज्ड बाई, तो खसरा किसके कारण होता है? तो प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा ये आरएनए पैरामिक्सो वायरस होगा। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा माना जाएगा, बी आंसर सही माना जाएगा। जो मिजल्स होता है, मिजल्स इज काज्ड बाई, तो ये आरएनए पैरामिक्सो के वजह से होता है, आरएनए पैरामिक्सो, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा, दूसरा वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज प्रोग्राम कवर द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट। जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज प्रोग्राम है इसमें सभी बीमारियां आती हैं, एक को छोड़ करके एक बीमारी नहीं सम्मिलित है, बाकी सब सम्मिलित हैं, ठीक है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित जो रोग कार्यक्रम है इसमें सभी बीमारियां आती हैं, एक को छोड़ करके एक बीमारी सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है कौन सी बीमारी इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी सब बीमारियां इसमें सम्मिलित हैं। पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। सभी बीमारियां इसमें सम्मिलित हैं, एक को छोड़ करके एक बीमारी इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक। आपको वही बताना है कि कौन सी बीमारी इसमें सम्मिलित नहीं है।
पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ प्रोग्राम के तहत सारी बीमारियां आती हैं, एक को छोड़ करके, एक इसमें सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है कौन सी सम्मिलित नहीं है। पढ़ लीजिए, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ प्रोग्राम कवर्स द फॉलोइंग डिजीज़। तो प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा लेप्रोसी नहीं आता, मलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस ये सब आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब मच्छर से होते हैं। वेक्टर बीमारियां यही सारी हैं, ठीक है। और जो लेप्रोसी है ये वेक्टर बॉर्न बीमारी नहीं है, समझे, तो इसलिए ये नहीं आएगी। ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ नहीं है, इसलिए नहीं आएगी। ओके, हाँ, तो ये भाई बीमारी इसके अंतर्गत नहीं आएगी। ओके, हाँ, ये नहीं आएगी इसके अंतर्गत। तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ में मलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, लेप्रोसी के बैक्टीरिया का नाम बताओ। आप बताइए कि ये बीमारी कैसे फैल जाती है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट बताएगा उसका नाम हाईलाइट किया जाएगा, ठीक है, कमेंट को पिन किया जाएगा। जो लेप्रोसी बीमारी है ये कैसे हो जाती है, इसका बैक्टीरिया क्या है, कैसे फैलती है, किन लोगों में हो जाती है, ये कैसे फैल जाती है, ठीक, हाँ, किसके संपर्क में आने से फैल जाती है, ऐसा कुछ करके आप बताएंगे लेप्रोसी के बारे में, ठीक है। जितना डिटेल हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इससे आप रिकॉल करेंगे, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, ठीक है। तो बाकी सब नेशनल वेक्टर बॉर्न, जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ प्रोग्राम, इसमें सब बीमारियां हैं लेप्रोसी को छोड़ करके। पढ़िए 43 नंबर, द काला आजार फीवर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ। काला आजार एक बुखार है, ये फैल जाता है, किसके कारण फैल जाता है, ठीक है। काला आजार जो बुखार है ये फैल जाता है, किसके कारण फैल जाता है, जस्ट अ सेकेंड। तो काला जार फीवर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ दी, तो ये सैंड फ्लाई के काटने से होता है। सही उत्तर ऑप्शन तीसरा माना जाएगा, सी उत्तर भी आप कह सकते हो। काला जार बुखार के काटने से फैलता है, तो ये जो बालू मक्खी होती है इसके काटने से फैलता है, समझे। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, तीसरा वाला आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन आर काज्ड बाई आरएनए वायरस। सभी आरएनए वायरस से होते हैं, एक नहीं होता है। मैंने आरएनए डीएनए ऑलरेडी पेड क्लास में बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है, पढ़ाया भी है, पब्लिक में भी कुछ चीज़ें पढ़ाई हैं इसके बारे में, आरएनए डीएनए के बारे में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सभी आरएनए वायरस हैं, जितने विकल्प हैं, एक आरएनए नहीं है, एक डीएनए है। आपको बताना है डीएनए कौन सा, यही ढूंढना है, एक्सेप्ट करके पूछा गया है, ठीक है। निम्नलिखित सभी संक्रमण आरएनए वायरस से होते हैं या हैं, निम्नलिखित में से एक नहीं है, आपको बताना है। ये स्मॉल पॉक्स नहीं है, डीएनए है, ठीक है। ये डीएनए, विकल्प भी डी है और डीएनए आंसर होगा। पोलियोमाइलाइटिस, मम्स, रुबेला ये सब क्या है, आरएनए डिसीज है, ठीक है। आरएनए से होने वाले, राइबोन्यूक्लिक एसिड से होने वाली बीमारियां हैं, ठीक है। और स्मॉल पॉक्स को छोड़ करके, ठीक, पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स, आरपीजी ये डीएनए होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आगे के प्रश्न है तो आप थोड़ा सा विज्ञापन पे ध्यान देंगे। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासेज लेना चाहते हैं, जिनके एग्ज़ाम एएनएम के एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, या छत्तीसगढ़ एएनएम के एग्ज़ाम्स हैं, या सीजी के एग्ज़ाम्स हैं, एमपीडब्ल्यू के एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के लिए रिकॉर्डेड क्लासेज, पेड क्लासेज परचेज करना चाहते हैं, जीएस इंडिया में पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे, अपना नाम, जिले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे। ये नंबर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, गूगल पे नंबर है, फ़ोनपे नंबर है, पेटीएम नंबर है, कॉलिंग नंबर है, ठीक है। तो आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे, अपना नाम, जिले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे। आप रिकॉर्डेड क्लासेज ले लेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेज प्लस पीडीएफ नोट्स, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये लाइव क्लासेज होती हैं, ठीक है, लाइव को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, सभी के पीडीएफ, थ्योरी, एमसीक्यू सब कुछ आपको दिया जाता है इसमें, ठीक है। थोड़ा कम फीस में भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं आपको, ठीक है, कम फीस में भी। स्टाफ नर्स, एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, ये जो आपके एमपीडब्ल्यू के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, तो इन सब के लिए बेहतरीन और सारे डेटा हमारे सिस्टमेटिक तौर पे, थ्योरी, एमसीक्यू सब के लिए डिजाइनेटेड किए गए हैं। हर एक एग्जाम्स के लिए आप ऑल इंडिया से किसी भी एग्जाम्स के लिए आप तैयारी प्रिपरेशन कर सकते हो। लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, पीडीएफ नोट्स आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। और हमारे द्वारा पढ़ाया गया डेटा एग्जाम्स में खूब आता है, बड़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा। वेरिसेला जोस्टर से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है। इन फॉलोइंग विच डिजीज इज काज्ड बाई वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर से हो जाता है, आपको बताना है वेरिसेला जोस्टर से क्या हो जाता है। पढ़िए, इन फॉलोइंग विच डिजीज इज काज्ड बाई वेरिसेला जोस्टर। तो वेरिसेला जोस्टर से हो जाता है, आपको बताना है वेरिसेला जोस्टर से क्या हो जाता है। हाँ, वेरिसेला जो जोस्टर होता है इससे क्या हो जाता है, पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। वेरिसेला जोस्टर से हो जाता है, हाँ, तो वेरिसेला जोस्टर से क्या हो जाता है, वेरिसेला, इन फॉलोइंग विच डिजीज इज काज्ड बाई वेरिसेला जोस्टर। हाँ, तो वेरिसेला जोस्टर से हो जाता है, तो वेरिसेला जोस्टर से क्या हो जाता है,
तो प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा ये चिकन पॉक्स हो जाता है, छोटी माता बोला जाता है चिकन पॉक्स। वर्तमान में लोगों के रैशेज वगैरह देखने को मिलते हैं, स्किन वगैरह में दाने जैसे ब्लिस्टर टाइप में पड़ जाते हैं, ठीक है। हाँ, ब्लिस्टर टाइप में पड़ जाते हैं, चिकन पॉक्स होता है। ये क्या होता है? चिकन पॉक्स होता है। सही उत्तर ऑप्शन डी मानेंगे, डी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। ये दिया गया है, जब दस्त 14 दिनों से अधिक समय तक रहता है तो इसे क्या कहा जाता है? अगर किसी को डायरिया 14 दिनों से ज़्यादा लगातार रहता है तो इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। हाँ, फेन द डायरिया लास्ट फॉर मोर देन 14 डेज, 14 दिन से ज़्यादा तक रहता है, इट इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है। आपको बताना है क्या कहा जाता है, पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। इसे क्या कहा जाता है? वेन द डायरिया लास्ट फॉर मोर देन 14 डेज, जब डायरिया 14 दिन से अधिक समय तक रहता है तो इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? पढ़ लीजिए और उत्तर बताइएगा। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो प्रश्न का सही आंसर, इसे परसिस्टेंट डायरिया बोला जाता है, लगातार। परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, ठीक है। तीसरा उत्तर या विकल्प सी कह सकते हो आप इसे। तो परसिस्टेंट डायरिया होता है जो कि लगातार 14 दिन से ज़्यादा तक रहता है। सही उत्तर ऑप्शन तीसरा माना जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। एग्जाम्स में खूब रिपीट होते हैं ये प्रश्न, हर एक एग्जाम्स में आपके ANM, यूपी ट्रिपल एस सी, BTSC, झारखंड, CG, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, अन्य जो HR, MPW के एग्जाम्स होते हैं सभी में, स्टाफ नर्स वगैरह अन्य सभी परीक्षाओं में, ठीक। ये पढ़ लीजिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और उत्तर बताइए। 47 नंबर, हाँ ये पढ़ लीजिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जीनस प्लाज्मोडियम के परजीवी के संक्रमण के कारण होने वाला प्रोटोजोआ रोग है। आपको बताना है कौन सा प्रोटोजोआ रोग है जो हो जाता है। पढ़िए और आंसर बताइएगा, ठीक है। हाँ, पढ़ लेंगे और आंसर बताएंगे आप। प्रोटोजोअल डिजीज काज्ड बाय इन्फेक्शन विथ पैरासाइट ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम इज, जीनस प्लाज्मोडियम के परजीवी के संक्रमण के कारण होने वाला प्रोटोजोअल रोग है। आपको बताना है कौन सा रोग है, ठीक है। तो प्रश्न का सही आंसर है मलेरिया होगा। कौन सा होगा? मलेरिया होगा। दूसरा वाला उत्तर सही माना जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आ प्रोटोजोअल डिजीज काज्ड बाय इन्फेक्शन विथ पैरासाइट ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम इज, जीनस प्लाज्मोडियम के परजीवी के संक्रमण के कारण होने वाला जो प्रोटोजोअल रोग होता है तो कौन सा है? मलेरिया। ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। सही उत्तर दूसरा माना जाएगा, बी प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। बाकी टाइफाइड वगैरह ये बैक्टीरियल है, डेंगू वायरल है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर पढ़ लीजिए और उत्तर बताइएगा। देखिए बड़ा तगड़ा क्वेश्चन हिंदी में इंग्लिश में लिख दिया गया। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन, सभी इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू द एक्सपोजर ऑफ द इन्फेक्शियस ब्लड, और ऑल, सभी इन्फेक्शियस ब्लड, संक्रामक रक्त के माध्यम से बीमारियां फैल जाती। एक बीमारी है जो ब्लड टू ब्लड कंटेक्ट के माध्यम से नहीं फैलती। बताइए, सभी बीमारियां फैल जाती हैं, ब्लड बॉर्न डिजीजेज हैं सभी। निम्नलिखित सभी संक्रमण संक्रामक रक्त के संपर्क में आने से फैलते हैं। एक नहीं फैलता, आपको बताना है कौन सा नहीं फैलता, ठीक है। पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। 48 का उत्तर क्या माना जाएगा? निम्नलिखित सभी संक्रमण संक्रामक रक्त के संपर्क में आने से होते हैं सिवाय एक। एक नहीं होता, आपको वही बताना है। ऑल द फॉलोइंग इन्फेक्शंस आर ट्रांसमिटेड थ्रू एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस ब्लड और ऑल एक्सेप्ट, तो निम्नलिखित सभी संक्रमण संक्रामक रक्त के संपर्क में आने से होते हैं सिवाय। तो यहाँ पर देखिए हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, ये सब ब्लड बॉर्न डिसीजेज हैं। ब्लड टू ब्लड कंटेक्ट के माध्यम से फैल जाती बीमारियाँ, समझे। हाँ, ब्लड टू ब्लड कंटेक्ट के माध्यम से। जो हेपेटाइटिस ई दिया गया है ये फेकल ओरल रूट के माध्यम से फैलती है। समझ में आ रही बीमारी कैसे फैलती है? फेकल ओरल रूट, फेकल ओरल रूट के माध्यम से बीमारी फैलती है, समझे। मतलब ये कहेंगे गंदे मलमूत्र या पानी के माध्यम से ऐसे बीमारी फैल सकती है, हेपेटाइटिस सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस जो डेंगू का कारण बनता है, द वायरस डेट कॉजेज द डेंगू, एक वायरस जो डेंगू का कारण बनता है, बताइए वो कौन सा वायरस है? 49 नंबर, वो वायरस कौन सा है जो डेंगू का कारण बनता है? डेंगू का कारण बनने वाला वायरस कौन सा है? डेंगू का कारण बनने वाला वायरस, तो बताइए भाई कौन सा है डेंगू का कारण बनने वाला जो वायरस है, वो वायरस कौन सा है? तो प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा डेंगू। हाँ, तो डेंगू का कारण जो वायरस होता है वो आपका फ्लैपी वायरस होता है, बी उत्तर या दूसरा नंबर आंसर सही माना जाएगा, बी इज द राइट आंसर। वायरस डेट कॉजेज डेंगू, वायरस डेट कॉजेज डेंगू, ये फ्लैवी वायरस माना जाएगा, बी आंसर सही होगा, दूसरा वाला उत्तर
सही माना जाएगा। वायरस डेट कॉजेज द डेंगू, एक वायरस जो डेंगू का कारण बनता है, तो प्रश्न का सही उत्तर क्या मानेंगे? फ्लेवी वायरस माना जाएगा। बी इज द राइट आंसर। आर्बो वायरस की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप भी मेहनत किया करें, ठीक, जैसा कि मैं पूछा करूँ आपसे। आप बताएंगे रेट्रो वायरस कौन सा होता है, इस बीमारी का एग्जाम्पल बताओ। रेट्रो वायरस होता है, ठीक है। आर्बो वायरस के बारे में भी थोड़ा बताओ कमेंट बॉक्स में, ताकि अच्छा लगे आपको पढ़ने में भी, ठीक है। और नॉलेज मिलेगा, जो भी स्टूडेंट कमेंट में भी पढ़ेंगे वैसे भी पढ़ेंगे, नॉलेज मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। उच्च रक्तचाप के परिवर्तनीय जोखिम कारक निम्नलिखित हैं सिवाय एक को छोड़ करके। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन और ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं हाइपरटेंशन के, सभी सभी को हम लोग मॉडिफाइड कर सकते हैं, एक मॉडिफाइड नहीं होता, ठीक है। मॉडिफाइड का मतलब है कि जिसे हम परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर मतलब उनमें सुधार किया जा सकता है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन, सभी हाइपरटेंशन मॉडिफाइबल के रिस्क फैक्टर हैं। और ऑफ द फॉलोइंग, सभी दिए गए हैं, एक नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो ये जेनेटिक फैक्टर्स नहीं है। कौन सा नहीं है? जेनेटिक फैक्टर। चौथा आंसर सही माना जाएगा। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा, या चौथा वाला माना जाएगा, ठीक है। हाँ, तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा, जेनेटिक फैक्टर। ओके, हाँ, सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा, जेनेटिक फैक्टर। ओके, ये चौथा वाला उत्तर। उच्च रक्तचाप के परिवर्तनीय जोखिम कारक निम्नलिखित हैं, सभी हैं। तो जेनेटिक फैक्टर नहीं है। जेनेटिक का मतलब होता है कि जो आनुवांशिक है उसको कैसे परिवर्तित करेंगे, वो नहीं परिवर्तित होता। देखिए, नमक अगर आप खाते हैं, आपको हाइपर टेंशन है, तो आप खाना बंद कर देंगे, तो कम ज़्यादा होने से इसमें भी परिवर्तन होगा, ये मॉडिफाइबल है, ठीक है। ओबेसिटी, मोटापा है, तो आप अपने मोटापा को कम करेंगे तो हाइपर टेंशन भी, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, आपका बीपी भी कम हो जाएगा। अगर आप शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, पौवा पीते हैं, अगर आप इसको भी पीना बंद कर देंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, हाइपरटेंशन वगैरह आप रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मॉडिफाइड, इनको कम ज़्यादा किया जा सकता है, ये आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड है, ठीक है। आप इनको कम कर सकते हैं, लेकिन जेनेटिक फैक्टर आपके बस में नहीं होता, ठीक है। ये मम्मी पापा से प्राप्त होते हैं, वो जेनेटिक होते हैं। तो सभी क्या है? मॉडिफाइबल है, एक नहीं था मॉडिफाइबल, समझे, एक मॉडिफाइबल नहीं था। तो जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासेज लेना चाहते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेज लेना चाहते हैं, जीएस इंडिया में पढ़ाई करना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, एएनएम यूपी ट्रिपल एससी के लिए पीडीएफ नोट्स, या बीटीएससी एएनएम के लिए झारखंड या छत्तीसगढ़ के लिए स्टाफ नर्स के लिए, या सीजी एमपीडब्ल्यू या हरियाणा एमपीएचडब्ल्यू के लिए क्लासेज वगैरह लेना चाहते हैं, जीएस इंडिया में पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे, अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे। अब आगे के प्रश्न और आपको पढ़ा दिए जाएँ, इसके पहले के जो प्रश्न नहीं पढ़े आपने, 6306782918 63076882। गुड इवनिंग, आई लव यू, गुड इवनिंग, सभी लोग जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग एएनएम के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि एएनएम क्वेश्चन पेपर से लिए गए क्वेश्चन है, ठीक है। ये एएनएम के क्वेश्चन और ये एमपीडब्ल्यू के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। एएनएम और एमपीएचडब्ल्यू के जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, इनका सिलेबस लगभग पूरा सेम है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। आप पढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लीजिएगा और आंसर बताइए। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो इनका हम रिविजन करा देते हैं और एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है डाई सल्फराम एक दवा है जिसका उपयोग किसके उपचार में किया जाता है। जो डाइसल्फाराम एक मेडिसन है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं, किस लिए करते हैं? ये एएनएम का पेपर है, तो किस लिए किया जाता है? प्रश्न का सही आंसर है ये एल्कोहलिज्म के लिए करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा, ठीक है। डाइसल्फाराम जो दवा होती है किसके लिए देते हैं? एल्कोहलिज्म के लिए देते हैं, जो शराबखोरी करते हैं उनके लिए दिया जाता है। जो एचआईवी होता है इससे अफेक्ट होती हैं, कौन सी कोशिकाएँ हमारी अफेक्ट होती हैं? जो एचआईवी होता है, एचआईवी से कौन सी कोशिकाएँ हमारी अफेक्ट होती हैं? हाँ, एचआईवी से कौन सी कोशिकाएं अफेक्ट होती हैं? ये रहा क्वेश्चन 10। यहाँ पर एचआईवी से जो अफेक्ट होने वाली कोशिकाएं होती हैं वो सहायक टी सेल्स होती हैं, ठीक है, CD4 सेल्स कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है लाइफ स्पॉन ऑफ द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का लाइफ स्पॉन कितना होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे कि जो लाइफ स्पॉन होता है प्लेटलेट्स का, वो लाइफ स्पॉन कितना होता है? प्लेटलेट्स का लाइफ स्पॉन कितना होता है? तो प्लेटलेट्स जो होती हैं, मतलब जो रक्त की कोशिकाएं होती हैं, प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो 7 से 12 दिन या 8 से 12 दिन माना जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी मानेंगे, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ओके, हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है विच बोन इज लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जो सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी हड्डी होगी? ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है?
हाँ, तो कौन सी हड्डी सबसे बड़ी होती है ह्यूमन बॉडी में? तो सही उत्तर माना जाएगा ऑप्शन बी, ये फीमर हड्डी जो होती है सबसे बड़ी हड्डी में से काउंट की जाती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, आफ्टर कंसेप्शन बेबी डिलीवर्ड एट, कंसेप्शन के बाद जो बच्चा डिलीवर्ड होता है, बच्चा जो पैदा होता है वो कब पैदा होता है? पढ़िए, गर्भधारण के बाद शिशु का जन्म किस समय होता है? हाँ, जब कोई महिला गर्भधारण कर लेती है तो उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है, कब पैदा होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो प्रश्न का सही आंसर है 280 दिन में पैदा होता है। कब पैदा होता है? 280 दिन में पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, कंडोम प्रिवेंट इन्फेक्शन, जो कंडोम पहनते हैं, ठीक है, तो इससे कौन से इन्फेक्शन को रोका जा सकता है? HIV, STDs, एड्स, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज बोला जाता है। STDs कौन सी बीमारी को हम रोक सकते हैं? कंडोम किस संक्रमण से बचाता है, ठीक है, आपको पढ़ना है और आंसर बताया। जो कंडोम होता है ये किस संक्रमण से बचाता है, किस प्रकार के संक्रमण से कंडोम बचाता है ये आपको। तो प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा ये HIV से बचाता है, यौन संचारित रोग से बचाता है, एड्स से बचाता है। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी को HIV एड्स है तो आप कंडोम पहन के टहल रहे हो, समझे, आपको HIV एड्स नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स जब आप संभोग करते उस दौरान अगर आपको इन बीमारियों से बचना है, HIV या STDs से बचना है या एड्स से बचना है, ठीक है, तो आप उस समय पर इससे बच सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि परमानेंट इलाज है, आपने पहन लिया और पहन के सो गए, या मान के चलो कि आप बचना चाहते हो तो आप पहन के टहल रहे हो, समझे, इससे बिल्कुल भी ऐसा नहीं बचा जा सकता है। ये थोड़े समय के लिए अगर किसी को है तो वो बीमारी आप तक नहीं पहुंचेगी, बस इस प्रकार का बचाव है, ये टेम्परेरी मेथड है, ठीक है, टेम्परेरी मेथड आप कह सकते हो, फिजिकल बैरियर मेथड के अंतर्गत एक टेम्परेरी मेथड है। जस्ट अ सेकेंड, आप वेट करेंगे प्लीज़। अब आप पढ़ लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वह टीका जो बच्चों में स्थायी निशान छोड़ जाता है क्या कहते हैं? एक टीका ऐसा है जो बच्चों में स्थायी निशान छोड़ जाता है। आपको इन्हीं प्रश्नों का रिवीजन करना होता है बार बार, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में खूब कई बार रिपीट होते हैं, ठीक है, जो कि ANM के एग्जाम्स होते हैं, MPW के एग्जाम्स होते हैं, अन्य परीक्षाओं में भी ये प्रश्न खूब आते हैं बड़ी मात्रा में। वह टीका जो बच्चों में स्थायी निशान छोड़ जाता है, ठीक है, एक टीका जो बच्चों में स्थायी निशान छोड़ जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ये BCG का टीका होता है, एक बार लगाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, ठीक है। परमानेंट निशान छोड़ जाता है, लगभग 2 महीने लगता है समय ये निशान बनने में, ठीक है। यहाँ पर वही बात मेंशन की गई है, ठीक है, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया, ओके। नेक्स्ट दिया गया, नवजात की अवधि कितनी होती है? न्यूबॉर्न का पीरियड कितना होता है, ठीक है, नवजात की अवधि पूछा जा रहा है आपसे, नवजात की अवधि होती है, बताइए भाई नवजात की अवधि क्या होती है? पढ़ लीजिए और आंसर बताइए, ठीक है। नवजात की जो अवधि होती है वो पढ़ लीजिए और उत्तर बताइएगा, नवजात की अवधि। हाँ हाँ, पढ़ते रहिए। हाँ, पढ़ लीजिएगा और आंसर बताइएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द, ये दिया गया, व्हाट इज़ द न्यूबॉर्न पीरियड, ये कौन सा टाइम होगा न्यूबॉर्न? जीवन के पहले 28 दिन 4 सप्ताह का जो समय होता है ये न्यूबॉर्न या नियोनेट कहा जाता है। स्पेशल जो पॉइंट आता है ये नियोनेट के लिए आता है, ठीक है, नियोनेट कहा जाता है इसे, समझ में आ रही बात? हाँ, इट इज़ कॉल्ड नियोनेट, ओके। ये जीवन के फर्स्ट 28 डेज होते हैं बच्चे के 4 सप्ताह वाले टाइम, ठीक है, इसी को नियोनेट, नियोनेट को ही न्यूबॉर्न कहा जाता है, 4 सप्ताह तक माना जाता है, यहाँ पर मेंशन किया गया, ठीक है। दांतों के, ये लिखा, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? दूध के जो दांत होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? पढ़िए, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मिल्क टीथ, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? बताइए भाई कितनी होती है दूध के दांतों की संख्या? तो ये दूध के दांत जो होते हैं ये प्राइमरी टीथ कहलाते हैं, ये 20 पाए जाते हैं। कितने होते हैं? 20। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, ओके। यहाँ पर दिए भी गए हैं कि जो मोस्टली चिल्ड्रंस होते हैं जिनमें पूरा सेट निकलता है तो 20 दांत पाए जाते हैं, इसी को बेबी टीथ कहा जाता है, ठीक है। हाँ, और ये 3 साल तक रहते हैं। कितने साल तक रहते हैं? 3 साल तक रहते हैं, ठीक है। व्हेन दे रीच, जब 5 से 6 साल में कोई बच्चा पहुंचता है, ठीक है, तो इसके बाद ये फॉल आउट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। मेकिंग वे फॉर एडल्ट टीथ, फिर इसके बाद क्या होता है? एडल्ट टीथ आते हैं। कोई भी बच्चा होता है उसमें जो मिल्क टीथ निकलते हैं वो 20 दांत निकलते हैं, इसको बेबी टीथ, प्राइमरी टीथ कहा जाता है, प्राथमिक दांत कहा जाता है। ये दांत 3 साल तक रहते हैं बच्चों में, फिर इसके बाद 5 से 6 साल के बाद ये गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, फॉल आउट होते हैं। फिर इसके बाद आपके बेबी के या बच्चे में क्या, एडल्ट टीथ आते हैं जो कि 32 दांत होते हैं, जो कि कभी गिरते नहीं हैं, ठीक है।
ये जो प्राइमरी टीथ होता है इसी को डैश डैश टीथ कहा जाता है, बेबी टीथ, मिल्क टीथ, टेम्पररी टीथ, प्राइमरी टीथ, इतने नामों से जाना जाता है। जो दूध के दांत होते हैं उनके कई सारे नाम है, देखो इसी को डैश डैश टीथ कहते हैं, इसी को बेबी टीथ कहा जाता है, इसी को मिल्क टीथ, इसी को टेम्पररी टीथ, इसी को प्राइमरी टीथ कहा जाता है, समझे। हाँ, नेक्स्ट है कौन सी बीमारी कुपोषण में जानलेवा हो सकती है। विच डिजीज़ कैन बी फर्टल इन मलन्यूट्रिशन, कौन सी बीमारी कुपोषण में जानलेवा हो सकती है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। कौन सी बीमारी कुपोषण में जानलेवा हो सकती है, कुपोषण में जानलेवा हो सकती है भाई, कौन सी बीमारी है जो कुपोषण में जानलेवा हो सकती है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा मीजल्स माना जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा। ओके, जस्ट हाँ, तो कौन सी बीमारी कुपोषण में जानलेवा हो सकती है, तो ये मीजल्स बीमारी है जो कि खसरा दिया गया, सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के आर्टिकल 21A के तहत किस आयु के बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, पढ़ लीजिए और उत्तर बताइएगा। ओके, Under Article 21A of the Constitution, there is a provision for free and compulsory education to children of which age group? देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा संविधान के आर्टिकल 21A के तहत किस आयु के बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। कितनी उम्र के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ये राइट टू एजुकेशन है, ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, राइट टू एजुकेशन, समझे। हाँ, ये फंडामेंटल ऑफ राइट है, सभी बच्चों का ये शिक्षा पाने का अधिकार है, इसे बोला जाता है राइट टू एजुकेशन कहा जाता है। ये फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल ये है, मतलब मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं, कितने हैं, 6, उन्हीं में से एक अधिकार है ये, ठीक है। और इसको इनेक्ट किया गया था 2009 में, इसे इनेक्ट किया गया था, ठीक है। हाँ, और इसमें एज ग्रुप जो लिया गया है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। और ये 86वां संशोधन था। एग्जामिनर ये भी पूछता है जिसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इनको मुक्त और अनिवार्य शिक्षा है, कौन सा संशोधन होगा ये 86 संशोधन होगा, ठीक है। 86वां संशोधन होगा। ये 86 संशोधन कब हुआ था, ये 2002 में हुआ था, समझे। और लागू कब किया गया था, इसे इनेक्ट किया गया था, कंपलसरी जो कर दिया गया चिल्ड्रंस के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो किया गया, ये 2009 में इसे आप समझिए किया गया था, ठीक है। ये 86वां संशोधन था, 2002 में हुआ था ये संशोधन कि बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे इनके लिए फ्री और कंपलसरी शिक्षा कर दी जाए, एजुकेशन कंपलसरी कर दी जाए। ये 2002 में अमेंडमेंट हुआ था और इसे इनेक्ट किया गया था, लागू किया गया, इम्प्लीमेंटेशन किया गया इसको, तो 2009 में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया। संशोधन में ये पूछा जाता है कि कौन सा संशोधन था, तो ये 86 नंबर का संशोधन था। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन था जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कर दिया गया, तो 86 संशोधन था। कौन सा था, 86वां संविधान संशोधन था, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा अपने, ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हर एक चाइल्ड के लिए, भारत का कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी चाइल्ड है 6 से 14 वर्ष का है तो उसे मतलब कंपलसरी कर दिया गया, फ्री एजुकेशन कर दिया गया, समझे। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन कर दिया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। ये कब लागू किया गया था, 2009 में लागू किया गया था। ये संशोधन कब हुआ था, तो ये संशोधन 2002 में हुआ था। भारतीय संविधान का कौन से नंबर का संशोधन था ये, तो 86 मतलब 86 नंबर का संशोधन था। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट है निम्न में से पेंटावलेंट टीका संबंधित है। पेंटावलेंट टीका किससे संबंधित है, पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। जो पेंटावलेंट टीका है ये रिलेटेड है, किससे रिलेटेड करता है, किससे संबंधित है पेंटावलेंट टीका। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द पेंटावलेंट वैक्सीन। तो पेंटावलेंट वैक्सीन में 5 टीका आते हैं, कितने आते हैं, 5 आते हैं, ठीक है। तो अब कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, तो प्रश्न का सही उत्तर जो माना जाएगा डिप्थीरिया होता है, टेटनस होता है, पर्टोसिस होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, HIV होता है। HIV का मतलब होता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बोला जाता है इसे, समझे। सही उत्तर क्या मानेंगे, विकल्प बी माना जाएगा, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न का जो सही उत्तर मानेंगे वो ऑप्शन बी माना जाएगा, बी प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया DTAP, हेपेटाइटिस बी, HIV दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO के अनुसार दस्त रोग हेतु निम्न में से की सलाह दी जाती है। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डायरिया के लिए रिकमेंडेड किया जाता है। क्या रिकमेंडेड किया जाता है, डायरिया के लिए जो रिकमेंडेड किया जाता है, हाँ पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। डायरिया के लिए रिकमेंडेड किया जाता है, तो डायरिया के लिए क्या रिकमेंडेड किया जाता है, WHO के अनुसार दस्त रोग हेतु निम्नलिखित में से किस की सलाह दी जाती है।
तो यहाँ पर ORS प्लस जिंक की सलाह दी जाती है। WHO कहता है अगर किसी को डायरिया होता है, किसी बच्चों के एडल्ट को, तो उसे ORS प्लस जिंक देना चाहिए। समझ में आ रही बात? सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर दिए गए भी है कि ये लिखा है सॉल्टी फूड भी खा सकते हैं, दिया गया है। ईट सम हाई पोटेशियम फूड जैसे कि बनाना, पोटैटो, विदाउट स्किन, बिना स्किन के खा सकते हो, ठीक है। फ्रूट जूस वगैरह ले सकते हो, ORS प्लस जिंक ले सकते हो। और एक पूछा जाता है क्वेश्चन कि जिनको डायरिया हो जाता है उनके लिए कौन सा मिनरल्स दिया जाता है, कौन सा मिनरल्स उनको सजेस्ट किया जाता है। तो उनके लिए जो मिनरल्स होता है वो जेडन होता है, इसे जिंक बोला जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। कितना होता है? 30। समझ में आ रही बात आपको? नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द MTC? MTC का पूरा नाम क्या है? पढ़िए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। MTC का पूरा नाम पूछा जा रहा है आपसे, पढ़ लेंगे और आंसर बताएंगे। MTC का पूरा नाम क्या है? MTC का पूरा नाम क्या है? देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा, हाँ, एग्जाम्स में आ चुके प्रश्न है, ठीक है। MTC का पूरा नाम होगा मल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। मल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर होगा MTC का पूरा नाम, मल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर। सही उत्तर विकल्प बी माना जाएगा। बी इज द राइट आंसर। चलिए, अच्छा, जो भी स्टूडेंट ANM के लिए PDF नोट्स लेना चाहते हैं, MPW के लिए PDF नोट्स, या CG छत्तीसगढ़ MPW के लिए क्लासेज या PDF नोट्स, या UP SSC ANM के लिए, BTSC के लिए लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लासेज, PDF नोट्स, कुछ भी परचेज करना चाहते हैं या जो भी लेना चाहते हैं, आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे। अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। ये नंबर हमारा गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर, कॉलिंग नंबर, व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। तो आप इसी नंबर पर अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे। जो क्लास लेना है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। हाँ, उसके बारे में आप हमें मेंशन करेंगे, उसके बारे में हमें मेंशन करेंगे। हाँ, उसके बारे में हमें मेंशन करेंगे, ओके। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, देखिए, जैसे कि ये फुल फॉर्म दिए गए, 2-3 फुल फॉर्म है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो फुल फॉर्म दिए गए हैं आप इन पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। MTC का जो पूरा नाम होता है मल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर होता है, ठीक है। हाँ, ये एक हेल्थ फैसिलिटी की यूनिट होती है खास करके बच्चों के लिए। और एक होता है SAM का मतलब होता है सीवियर एक्यूट मल न्यूट्रिशन बोला जाता है, ठीक है। इनको मैनेज किया जाता है यहाँ पर MTC। जो बच्चे सीवियर एक्यूट मल न्यूट्रिशन से ग्रसित होते हैं उनको MTC भेजा जाता है, मल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर भेजा जाता है, समझे। हाँ, नेक्स्ट है, माँ के दूध को कमरे के तापमान पर कितने घंटे तक रखा जा सकता है? जो माँ का दूध होता है इसे कमरे के तापमान पर कितने घंटे तक रख सकते हैं? हाउ मैनी आवर्स कैन ब्रेस्ट मिल्क बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर? कितने घंटे तक इसे रूम टेम्परेचर पर रखा जा सकता है? पढ़ लीजिए और आंसर बताइए, कितने घंटे तक रूम टेम्परेचर पर इसे रख सकते हैं? हाँ, कितने घंटे तक इसे रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं? तो 4 घंटे तक इसे हम रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, ठीक है। माँ के दूध को कमरे के तापमान पर कितने घंटे तक रखा जा सकता है? तो प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा ऑप्शन बी माना जाएगा, विकल्प बी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। 4 घंटे तक रख सकते हैं, ठीक है, 4 घंटे तक। नेक्स्ट, जन्म के समय नवजात शिशु की हालत का मात्रात्मक मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? पढ़िए क्वेश्चन और आंसर बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन ANM में, MPW एग्जाम्स में, ठीक है, अन्य परीक्षाओं में जैसे स्टाफ नर्स वगैरह, NHM, CHO, अन्य परीक्षाओं में सभी में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। हाँ, सभी में आते रहते हैं, लेकिन जो ANM के पेपर्स हैं तो उसके ये क्वेश्चन एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चन है जो लिए गए हैं एग्जाम से, ठीक है। पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। हाउ इज़ द क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ द न्यू बॉर्न एट बर्थ? जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको हम लोग क्वांटिटेटिव असेसमेंट करते हैं। क्वांटिटेटिव जो असेसमेंट किया जाता है वो पूछा जा रहा है जन्म के समय नवजात शिशु की हालत का मात्रात्मक मूल्यांकन करते हैं, तो हम अवगार स्कोर से करते हैं। कैसे करते हैं? अवगार स्कोर से। सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा, ठीक है, अवगार स्कोर। जैसे कोई बच्चा पैदा होगा तो जन्म के तुरंत बाद हम 1 मिनट के अंदर करते हैं अवगार स्कोर, ठीक है। फिर इसके बाद 5 मिनट में करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम 5 मिनट में करते हैं। तो पहला हो गया अवगार स्कोर, दूसरा अवगार स्कोर। अगर ज़रूरत पड़ती है तो 10वें मिनट भी अवगार स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ती है तब ऐसा किया जा सकता है, 10वें मिनट भी अवगार स्कोर किया जा सकता है। समझ में आ रही बात आपको? तो इन प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, रिवीजन करिएगा, ठीक है। आगे की क्लासेज आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। हाँ, जो भी स्टूडेंट चैनल्स पे नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, चैनल्स को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि डेली हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो कि एग्जाम्स में बड़ी मात्रा में रिपीट होते हैं और बड़ी मात्रा में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी संदेह है, क्वेश्चन है, वो स्टूडेंट हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप सभी के कमेंट का रिप्लाई शीघ्र ही दिया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट PDF नोट्स लेना चाहते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेज, लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं, हिंदी और अंग्रेजी बेहतरीन लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाता है। हाँ, लाइव क्लासेज वगैरह, रिकॉर्डेड क्लासेज, PDF नोट्स परचेज कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है,
6306782918। अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। हमारे द्वारा पढ़ाया गया क्वेश्चन एग्जाम्स में खूब आते हैं, बड़ी मात्रा में क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसी नंबर पर संपर्क करेंगे लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, PDF नोट्स लेने के लिए। जिनके एग्जाम पास में लगे हुए हैं, ठीक है, जिनके छत्तीसगढ़ की स्टाफ नर्स के, झारखंड के एग्जाम्स हैं, तो रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस PDF नोट्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा, अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर व्हाट्सअप कीजिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर्स, बाय, जय हिंद, सी यू, बाय, टेक केयर्स, ओके, बाय, टेक केयर्स, बाय बाय।